हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कृषि वैली। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कातन वॉल्यूम 1 का चैप्टर नंबर 24 को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 24 है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड द चैप्टर इज़ वेरी लॉन्ग, सो इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड टुडे I will discuss the part 1 of extension education. This is very important chapter for your upcoming agriculture based exam. जितने भी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस यहाँ से बनते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्ट। चैप्टर को शुरू करने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस चैप्टर पे बेस्ड है। प्रीवियस जो लेक्चर था जो सैलिन, एल्कली एंड एसिड सॉइल्स के ऊपर था, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो डेफिनेटली इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करें। तो क्वेश्चन ये है, द बेस्ट मटीरियल एडेड इन द एसिड सॉइल टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी इज़, यानी एसिड सॉइल्स जो होती हैं उनमें ऐसा क्या मटीरियल हम ऐड कर सकते हैं जिससे उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं आपको, 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिप्सम, लाइम, पायराइट, बोथ ए एंड बी। तो जो राइट आंसर है यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि एसिड सॉइल्स में क्या ऐसा ऐड करें जिनसे उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो एसिड सॉइल अगर आपको नहीं पता क्या है तो प्रीवियस लेक्चर का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। वहाँ पे हमने डिस्कस करा है कि एसिड सॉइल्स जो होती हैं उनका pH जो होता है 5.5 से लेस रहता है, और उनमें क्या ऐड करें जिससे वो रिक्लेम हो सकती हैं। तो यू हैव टू कमेंट द राइट आंसर। तो अब हम आते हैं अपने चैप्टर में जो कि है एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें हमको दो जो शब्द हैं, एक्सटेंशन और दूसरा है एजुकेशन, तो इनको हम सेपरेटली समझेंगे कि एक्सटेंशन क्या है, एजुकेशन क्या है, फिर इनको कंबाइन करके समझेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब हम एग्रीकल्चर की एक्टिविटी को किसी को समझाना होता है तो वहाँ पे भी हम एक्सटेंशन एजुकेशन को इंक्लूड कर देते हैं और वो बन जाएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो पहले एक्सटेंशन एजुकेशन समझना है, उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या होती है वो समझना है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में इंपॉर्टेंट जो हमको फीचर्स होते हैं वो देखने हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे टोटल 10 प्रिंसिपल हैं जो हमको डिस्कस करने हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे डिस्कस करना है बेसिक फ़िलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। फ़िलॉसफी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन की, जो एक्सटेंशन एजुकेशन उसकी क्या फ़िलॉसफी है। तो इतने पॉइंट्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दिया है एक्सटेंशन क्या है। सबसे पहले एक्सटेंशन समझ लेते हैं। तो एक्सटेंशन एक लैटिन वर्ड है। जो लैटिन वर्ड है मीन्स ये लैटिन लैंग्वेज से डराइव्ड हुआ है। एक्स एंड टेंसेस। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसेस का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। तो यानी एक्सटेंशन का मतलब होता है आउट स्ट्रेचिंग या फिर स्ट्रेचिंग आउट। किस चीज़ को जब हम स्ट्रेच आउट कर देते हैं, फैलाते हैं, दैट इज़ द एक्सटेंशन। फैलाना, इसको हिंदी में अगर समझें, एक्सटेंशन करना यानी फैलाना, किसी चीज़ को विस्तार करना, फैलाना। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सटेंशन समझ लिया, अब नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन क्या होती है। तो अब हम आते हैं एजुकेशन में। तो एजुकेशन क्या होती है? एजुकेशन जो हम सब पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन से हो क्या रहा है? एजुकेशन करने से यानी पढ़ाई करने से, विद्या लेने से हमारे अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस कैसे हैं? डिज़ायरेबल हैं, मतलब पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और ये पॉजिटिव चेंजेस क्या करते हैं? हमारे ऑल ओवर जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? जब भी हम कोई एजुकेशन लेते हैं तो उस एजुकेशन के पर्पस हमारा क्या होता है? हमारे अंदर कुछ नॉलेज जाए, हमारा एटीट्यूड इम्प्रूव हो, अच्छा एटीट्यूड आ जाए हमारे अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ एजुकेशन। प्रॉपर एजुकेशन होने से ही हमारा जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर, उसमें बदलाव आते हैं। तो यही डेफिनेशन होती है एजुकेशन की कि एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन का मतलब हमारी ह्यूमन बिहेवियर के अंदर कुछ डिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं, लाइक हमारी नॉलेज, एटीट्यूड, मेंटल और मैनुअल जो स्किल्स होते हैं वो हमारे डेवलप्ड होते हैं। ये हमारा कहलाता है एजुकेशन। तो हमने एक्सटेंशन समझा, एजुकेशन समझा। अब इनको हम कंबाइंड लेके चलेंगे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। सिंपली जब हम अपनी एजुकेशन को, जो भी हमने पढ़ा है, उसको जब हम किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं,
ठीक है, दैट इज़ रिफर्ड एज एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ द टाइप ऑफ एजुकेशन विच इज़ स्ट्रेच आउट, मीन्स स्ट्रेच आउट का मतलब फैलाना। हमने जो भी पढ़ा है उसको कहाँ कहाँ फैलाना है हमको, विलेजेस में। ठीक है, जो लोग नहीं जानते विलेजेस में उनको जानकारी देनी है जाके। फील्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ स्कूल कॉलेज टू द फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन और नॉर्मली कन्फाइंड टू इट, मतलब जो भी हमारा फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, जैसे हम स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल एजुकेशन। वहाँ पे हम प्रॉपर हमारा कोर्स करिकुलम होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होता है, वो तो फॉर्मल हो गया। लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन होती है ये होती है इनफॉर्मल। ये इनफॉर्मल तरीके का होता है स्टडी का, एक मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करने का इनफॉर्मल तरीका होता है, जहाँ पे हम खुद पे एजुकेट होते हैं। और जिन लोगों को एजुकेशन नहीं आती, जैसे विलेजेस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करती हूँ, तो जब भी हम कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ग्राउंड लेवल पे यानी फार्मर्स को जाके इसको समझाते हैं, एक कोई स्किल है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको हम जब डिसेमिनेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को ग्राउंड लेवल यानी विलेज में, फील्ड में जाके, दैट इज़ रिफर्ड एज एक्सटेंशन एजुकेशन। अब यहाँ पे हमको एक्सटेंशन के बारे में थोड़ा और समझना है कि एक्सटेंशन ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो सबसे पहले जो शब्द है एक्सटेंशन, ये हमने देखा कि ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, दो लैटिन वर्ड है, एक्स और टेंसेस, उनसे मिलके बना है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंसेस मीन्स स्ट्रेचिंग। तो एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट, किसी को स्ट्रेच करना, फैलाना। सबसे पहले इसका ओरिजिन जो फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल हुआ था यूएसए में हुआ था। और इसके से रिलेटेड एक्टिविटी जो थी, एक्सटेंशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती थी वो भी यूएसए में शुरू हुई थी। और सबसे पहली बार जो काम करना शुरू हुआ था वो 1785 में यूएसए में ही हुआ था। यूएसए का एक स्टेट है, यूएसए में जो स्टेट है दैट इज़ फिडेल्फिया। तो फिडेल्फिया नहीं याद रख रहा है तो कोई बात नहीं, तो यूएसए तो याद ही रखना है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो एक्सटेंशन से रिलेटेड काम हुआ है, यूज़ हुआ है, सब यूएसए में हुआ है। पहली बार इस्तेमाल यूएसए में हुआ है, एक्टिविटी यूएसए में शुरू हुई है, और जो काम हुआ था 1785 में यूएसए में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं उनके एक ग्रुप को हमें प्रॉपरली चीज़ों को एक्सप्लेन करना था, समझाना था। उसके बाद आता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 1862। ये है 1862। इस साल क्या हुआ था, 1862 में मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट पास हुआ था यूएसए में। ठीक है, सब कुछ अभी यूएसए की कहानी चल रही है। तो यूएसए में उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ये हैं प्रेसिडेंट। यूएसए में जो उस टाइम प्रेसिडेंट थे वो थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन यू ऑल नो बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, रहे थे, अब नहीं है। तो उनके टाइम की बात है ये। ठीक है, अब्राहम लिंकन के टाइम पे 1862 में जो मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट है वो पास हुआ था। और ये एक्ट बेसिकली क्या था, जो मॉरल थे, मॉरल एक इंसान थे, वो एक एजुकेशनलिस्ट थे, उन्होंने ये एक्ट पास करवाया था। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसको लेके, इनका मेन जो टारगेट था, ऑब्जेक्टिव था कह सकते हैं, वो ये था, ऑल द एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स वुड पास ऑन देयर इनोवेशंस टू द रूरल पीपल। मतलब एग्रीकल्चर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, वो हम साइंटिस्ट लोग तो तैयार कर देते हैं, लेकिन उसको कहाँ पे पहुँचाना है, उसको इंट्रोड्यूस करना है रूरल पीपल के साथ, जो विलेज में रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, उनके साथ भी इसको इंट्रोड्यूस कराना है। तो ये इनका मेन टारगेट था मॉरल लैंड ग्रांट एक्ट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है 1885 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1885 वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार। 1885 में क्या था, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन को लेकर आए थे डॉक्टर सीमन ए नैप। डॉक्टर सीमन ए नैप ने दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। ही जनरेटेड अ न्यू वैरायटी एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन 1 मिलियन एकड़ फार्म इन लुसानिया। लुसानिया एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने एक लैंड में कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाई थी, नई वैरायटीज़ का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया था। इसी कारण, क्योंकि एक तो उन्होंने मेथड ऑफ जो डिमॉन्स्ट्रेशन है उसका कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट इज मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन एंड अदर इज रिजल्ट
डिमॉन्स्ट्रेशन। दो तरह के डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन और रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। मेथड और डिमॉन्स्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है वो दिया किसने, डॉक्टर सीमन, डॉक्टर सेनम ए नैप, ठीक है, डॉक्टर सीमन ए नैप ने तो मेथड का जो डिमॉन्स्ट्रेशन का कंसेप्ट तो दे दिया था। डिमॉन्स्ट्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये पढ़ना है हमको, इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन होता है उसके जो फादर हैं वो हैं डॉक्टर सिमन ए नैप। मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन बेसिकली एक शॉर्ट टाइप डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसीजर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्किल्स होते हैं वो स्किल्स को हम टीच करते हैं। स्किल्स जो है उनको फार्मर्स को हमें दिखाना होता है कि कोई भी नया स्किल है वो कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ समझाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ टू ऑपरेट अ ट्रैक्टर, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ट्रैक्टर में, तो उनको कैसे ऑपरेट करना है, इस तरह का एक मेथड डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाना। ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर हमारे पास होगा और यहाँ पे जो एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो ट्रैक्टर को ऑपरेट करके दिखाएंगे फार्मर्स को कैसे करना है। सीड ट्रीटमेंट जो जैसे हम करते हैं, सीड ट्रीटमेंट के टाइम पे हम क्या करते हैं, फंजीसाइड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं, उस तरह का जो ट्रीटमेंट है ये भी हम मेथड डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। एंड मेथड ऑफ सोइंग, डिफरेंट टाइप्स की सोइंग मेथड्स होते हैं, लाइक ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, ये जो भी होते हैं। और जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रैक्टिस जो होती है वो है क्राफ्टिंग, बर्डिंग, लेयरिंग, ठीक है, इनकी डिफरेंट बर्डिंग्स होती हैं, डिफरेंट लेयरिंग्स होती हैं, ठीक है। ग्राफ्टिंग के भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, उन सब का जो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन हम कर सकते हैं यानी सिखा सकते हैं, वो हम सिखा सकते हैं मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू फार्मर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन याद रखना है, और उसकी जो मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन का फादर है दैट इज़ सिमन, याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन भी सिमन ने दिया है। अब यहाँ पे समझना है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमेरिकन पैटर्न लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न। हमारा जो लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न है, ठीक है, यूएसए में चल रहा था ये, तो अमेरिका, ठीक है, तो जो लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है वो है हमारी पंतनगर में, ठीक है, पंतनगर में इस्टेब्लिश हुई है। उस यूनिवर्सिटी का आपको पता होगा इंडिया की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पंतनगर में। पंतनगर में ये कहाँ पड़ती है, ये स्टेट आ जाता है तो याद रखना उत्तराखंड के अंदर आता है ये पंतनगर। और यूनिवर्सिटी का नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि नाम भी याद रखें। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम है गोविंद वल्लभ पंत, जीबी पंत बोल देते हैं, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। और ये कब बनी थी, क्योंकि इंडिया की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। किस साल बनी थी, साल याद रखना है, 1960 में बनी थी, ठीक है, नवंबर 1960 में ये यूनिवर्सिटी बन गई थी। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी याद हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, एक्सटेंशन एजुकेशन कोर्स। हम सब अपने एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन एजुकेशन का कोर्स पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये कोर्स सबसे पहली बार कहाँ शुरू हुआ था? सबसे फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट हुआ था सबौर बिहार में, सबौर भागलपुर बिहार, भागलपुर नहीं भी याद रखना तो इट्स ओके, बट सबौर का नाम याद रखना, सबौर प्लेस है बिहार में। ये एक्सटेंशन एजुकेशन कोर्स सबसे पहली बार सबौर बिहार में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। ओके, रिमेंबर दिस। हमारी पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 19 बनी थी, पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है 1960 में पंतनगर में। और जो एक्सटेंशन कोर्स है वो सबसे पहले ही, इससे यूनिवर्सिटी बनने से पहले कोर्स पहले ही स्टार्ट हो गया था 1956 में, ठीक है। तो 56 याद रखना, 56 में पहली बार एक्सटेंशन कोर्स को शुरू करा था और 60 में यूनिवर्सिटी बन गई थी। अब आते हैं अपने एकदम न्यू टॉपिक में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने एक्सटेंशन क्या होता है ये समझा, फिर एजुकेशन क्या होता है ये समझा। अब हम इनके संग कंबाइन करेंगे अपना एग्रीकल्चर को। तो जब हम एग्रीकल्चर के संग कंबाइन करेंगे ये बन जाएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन समझनी है कि क्या होता है ये, ठीक है। तो एक्सटेंशन इट इज़ डिफाइंड एज एक्सटेंशन एजुकेशन इज़ एन अप्लाइड बिहेवियरल साइंस। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? एक तरह का बिहेवियरल साइंस है, इससे हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। टू ब्रिंग द डिज़ायरेबल चेंजेस यूजली थ्रू द वेरियस स्ट्रैटेजीज एंड प्रोग्राम्स। एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या करते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, सो दैट वी कैन चेंज
हम जो है बिहेवियर है उसको चेंज कर सकें, एंड बाय अप्लाइंग एटलीस्ट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। और ये सब को चेंज करने में, स्ट्रैटेजीज और प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जो टेक्निक्स हैं, मीन साइंटिफिक मेथड्स और टेक्निक जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब हम ये सब करते हैं, ठीक है, हम कोई भी स्ट्रैटेजी प्रोग्राम चलाते हैं अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए, डिज़ायरेबल चेंजेस लाने के लिए, तो ये सब हम प्रोड्यूस करने के लिए हम साइंटिफिक टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। दैट इज़ रिफर्ड एज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है वो समझते हैं। फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं, 15 फीचर्स हैं, तो 15 में से आपको कुछ तो याद ही रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं। पहला है यहाँ पे पार्टिसिपेशन इज़ प्योरली वॉलंटरी। कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सटेंशन एजुकेशन चलाई जाती है तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है लोगों को वॉलंटरी होता है, मतलब उनकी इच्छा के अनुसार होता है। दैन इट इज़ एन इनफॉर्मल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फीचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एक तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन है। हम जो स्कूल्स और कॉलेज पढ़ते हैं ये तो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में आ गया। फॉर्मल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमको प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, अपने नोट्स बनाने होते हैं, एक प्रॉपर इंटरवल में हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं हमारी परफॉर्मेंस का। लेकिन इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एक पूरी तरह से इनफॉर्मल होती है। लोग आए ना आए वॉलंटरी है उनके लिए, ठीक है, उनकी इच्छा है, वॉलंटरी है, इनफॉर्मल एजुकेशन में काउंट होता है। टीचर और एक्सटेंशन वर्कर स्टार्ट विद ए प्रैक्टिकल फर्स्ट एंड देन कम टू थ्योरिकल पार्ट, ठीक है। मतलब जब भी हम कोई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं तो हमें सिंपली लोगों को जाके समझाना नहीं होता है, पहले उनको करके दिखाना है, प्रैक्टिकली उनको चीज़ें दिखानी है। सीड ट्रीटमेंट अगर हम करके बताएंगे तो हम उनको पहले बार सीड की नॉलेज नहीं देंगे कि व्हाट इज़ सीड, सीड के ट्रीटमेंट के मेथड्स समझाएंगे नहीं इनको। जैसे हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम सीड टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप्स के सीड पढ़ते हैं, कितने टाइप्स के सीड होते हैं, न्यूक्लियर सीड, ब्रीडर सीड एक्सेट्रा, और उनको प्रोडक्शन मेथड्स पढ़ते हैं। उसके बाद उनको कैसे ट्रीट करेंगे उसके डिफरेंट मेथड्स पढ़ते हैं। लेकिन फार्मर को हम इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो नहीं समझ पाएगा। तो फार्मर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है, फर्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिकली इनको करके दिखाओ। सीड लिया है उनके सामने, तो सीड ट्रीटमेंट में अगर आपने सीड लिया है तो सीड के संग आपको थीरम, बेविस्टीन, जो भी सीड को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं केमिकल्स, फंजीसाइड्स, उनको लेकर आना है और सीड और थीरम को एकदम से ट्रीट करना है कि कैसे हम सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये उनको प्रैक्टिकली करके दिखाना है। उसके बाद जो वो प्रैक्टिकल समझ जाएंगे दैन यू कम ऑन थ्योरी, तब उनको समझाना कि सीड क्या होता है, केमिकल्स में फंजीसाइड क्या होता है, पेस्टिसाइड्स क्या होता है, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है देयर इज़ नो फिक्स करिकुलम एंड कोर्स ऑफ द स्टडी। कोई फिक्स करिकुलम और जो स्टडी का कोर्स है वो कोई फिक्स नहीं है। जैसे हम अपने कॉलेजेस में पढ़ते हैं, हमको प्रॉपर एक कोर्स आउटलाइन दी जाती है, उसके हिसाब से हमारा पूरा करिकुलम सेट होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा, दैट इज़ वाई ये इनफॉर्मल है, ठीक है, याद रखना ये इनफॉर्मल में आएगा। फार्मर्स स्टडी द प्रॉब्लम्स, फार्मर्स जो होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। अथॉरिटी रिसर्च विद द फार्मर, हमेशा जो अथॉरिटी होती है, जो एक्सटेंशन वर्कर होता है वो फार्मर के संग रहेगा उसको गाइड करने के लिए। बाय डायरेक्शनल लर्निंग इसमें होती है। बाय डायरेक्शन का मतलब होती है फ्रॉम टू डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं जिसको हम टीचर भी बोलते हैं यहाँ पे, वो फार्मर को कुछ सिखाएगा और फार्मर से खुद भी कुछ सीखता है। तो दोनों डायरेक्शंस में यहाँ पे लर्निंग पॉसिबल हो रही है। टीचिंग इज़ ऑल्सो थ्रू लोकल लीडर्स और ले लीडर्स। लोकल लीडर्स को ले लीडर्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करता है टीचर, क्या करता है एक लोकल लीडर बनाता है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स होते हैं तो इट इज़ बेटर कि एक लोकल लीडर सेलेक्ट कर लिया जाए जो उनकी लैंग्वेज में उनको प्रॉपरली गाइड कर सके, और लोकल लीडर को ले लीडर भी बोलते हैं। टीचिंग जो होती है मेनली हॉरिजॉन्टल होती है। हॉरिजॉन्टल और टीचिंग में क्या होता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब एक ही प्लेटफॉर्म में आके जो फार्मर्स हैं उनको गाइड करने का काम करते हैं। जैसे हम अपने स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो हमारे स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस में जो टीचिंग होती है वो वर्टिकल होती है। वर्टिकल का मतलब हर एक सब्जेक्ट के एक स्पेशलिस्ट टीचर आते हैं। साइंस का टीचर अलग होगा, इंग्लिश का टीचर अलग, और वो सारे टीचर्स हम एक ही स्टूडेंट को गाइड करने में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन फार्मर के संग हम ऐसा नहीं कर सकते। फार्मर के लिए जो कुछ भी होता है वो एक्सटेंशन वर्कर ही उसका टीचर होता है, वो एक ही टीचर होता है, उसी को सब कुछ गाइड करना होता है। तो दैट इज़ रिफर्ड एज टीचिंग जो होती है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होती है।
लार्ज एंड हेट्रोजीनियस ऑडियंस होती है। जब भी हम फार्मर के पास जाएंगे तो हर एज का एक हेट्रोजीनियस ग्रुप हमको मिलेगा, हर एज के लोग होंगे, हर जेंडर के लोग होंगे वहाँ पे, तो दैट इज़ रिफर्ड एज हेट्रोजीनियस ऑडियंस। हमारी जो ऑडियंस होगी वो हेट्रोजीनियस होती है। देन इट इज़ फ्लैक्सिबल, ये बहुत ही फ्लैक्सिबल सिस्टम रहता है। फ्रीडम टू डेवलप प्रोग्राम्स लोकली, हम लोकली कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड एंड एक्सप्रेस डिज़ायर ऑफ द पीपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। मतलब जो भी हम काम करते हैं वो लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि लोगों की जो इच्छा है, डिज़ायर है, वो पूरी हुई या नहीं हुई। मतलब क्या उनकी ज़रूरत थी, क्या उनकी डिज़ायर है, क्या वो फुलफ़िल हो पा रही है नहीं हो पा रही। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है। एंड इज़ कंटिन्यूस एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसी है, ये एक तरह का कंटिन्यूस एजुकेशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन एक तरह की कंटिन्यूस एजुकेशन रहती है, यानी थ्रू आउट द लाइफ जो फार्मर होते हैं वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो सीख सकते हैं साइंटिस्ट से। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। अगेन हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हमने देखे। सबसे पहले तो लोगों का पार्टिसिपेशन वॉलंटरी रहना चाहिए, इनफॉर्मल एजुकेशन में काउंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले प्रैक्टिकल को महत्व दिया जाता है, उसके बाद हम थ्योरी पे कूदते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई फिक्स का हमारा करिकुलम वगैरह नहीं है, दैट इज़ वाई इनफॉर्मल है। फार्मर्स की प्रॉब्लम को स्टडी करना, फार्मर्स को प्रॉपर गाइड करना, बाय डायरेक्शन लर्निंग होती है, ठीक है। दोनों तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। हम किसान को भी समझाएंगे और किसान हमें भी समझा सकता है, बाय डायरेक्शन लर्निंग कहलाएगी। यहाँ पे लीडर्स और लोकल लीडर्स का सिलेक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल टीचिंग होती है, हेटेरोजेनियस ऑडियंस रहेगी। और यहाँ पे नीड्स और जो उनकी डिज़ायर होती हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पे चीज़ों को करते हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होती है और कंटिन्यूस लर्निंग होती है। तो जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव खास हैं। पहला होता है हमारा फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को विकास करते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ पीपल। लोगों को इस तरह से स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो अपना डेवलप कर सकें अपना आप को। सेकंड यहाँ पे फीचर जो है ऑब्जेक्टिव हुआ ये है कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को लेके जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं वो 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं। वो 3 ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है इंडिया में वो है डिसेमिनेशन ऑफ यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसका डिसेमिनेशन हो। डिसेमिनेशन का मतलब होता है उसको फैलाना, एक्सटेंड आउट करना। देन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ यूज़फुल नॉलेज, जो भी जानकारी है उसको एक बार हमने डिसेमिनेट कर दिया, हमने फैला दिया, लेकिन फैलाने के बाद हमें इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने फार्मर को सीड ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तो फार्मर को हमें सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जब भी आपके फील्ड में कोई डिसीज़ लगती है, डिसीज़ डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। कुछ डिसीज़ जो होती हैं वो सॉइल बॉर्न होती हैं, तो उस वहाँ पे हमें सॉइल ट्रीटमेंट करना होगा, ये प्रैक्टिकली बताना पड़ता है। अगर कुछ डिसीज़ हमारी जो सीड बॉर्न है, जो सीड के थ्रू पास होती हैं, तो वहाँ पे हमें सीड ट्रीटमेंट करना है। सीड के भी अलग अलग ट्रीटमेंट के मेथड हैं। हॉट सीड जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट दे सकते हैं या फिर केमिकल का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं वो समझानी पड़ती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, हमें इस्तेमाल करना होता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो। जब कोई चीज़ हम करते हैं प्रैक्टिकली तभी तो हम सीख पाते हैं उसकी हमने क्या करा और उसकी थ्योरी क्या है, उसके पीछे की कहानी। तो लर्निंग बाय डूइंग की बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है यहाँ पे। अब ये लर्निंग बाय डूइंग इंपॉर्टेंट है, ये शब्द किसने दिया है, ये दिया है जॉन डेवी ने 1966 में। हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी 1960 में, जीबी पंत यूनिवर्सिटी। और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो कोर्स लाया गया था सबौर बिहार में, वो 1956 में लाया गया था, ठीक है। और यहाँ से 60 के 6 साल बाद आगे चलो 1966 में लर्निंग बाय डूइंग आ गया था जॉन डेवी के द्वारा। तो ये सारे जो ईयर्स होते हैं ना, इन सबको आप एक पेपर में लिख के अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्राई करो। जो प्रॉपर ऑर्डर होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसमें लिख के सबको एक साथ रिवाइज़ करो। तभी जो ईयर्स होते हैं हम तभी रिवाइज़ कर सकते हैं, अच्छे से याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग पे थे हम कि लर्निंग बाय डूइंग से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें कराना है तो लर्निंग बाय डूइंग से ही हो सकता है। लर्निंग बाय डूइंग शब्द दिया है जॉन डेवी ने 1966 में। लास्ट अप्रोच जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, टू इम्प्रूव द ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल।
रूरल पीपल की जो ओवरऑल लाइफ है उसको इम्प्रूव करा जाए। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। नॉलेज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो हम उनको समझाएंगे। तो जब फार्मर इतना समझदार हो जाता है एट लास्ट, तो वो क्या करेगा, वो सब चीज़ अप्लाई करेगा अपने फील्ड में, जिससे क्या होगा, फील्ड में जब वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने लगेगा तो उसकी फील्ड में जो भी उसने क्रॉप है XYZ जो भी लगा रखा है उसकी ईल्ड अच्छी आएगी। ईल्ड अच्छी आएगी तो क्या होगा, उसको इनकम इम्प्रूव होगी, इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा पैसा कमा पाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो हर एस्पेक्ट्स में उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसान को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा उसके पास कैसा आएगा, जब वो अपनी फील्ड में प्रॉपर साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को लगाएगा। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं हमारे इंडिया में कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्यों ज़रूरी है। अब देखेंगे हम इसके प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे टोटल 10 प्रिंसिपल्स हैं, तो 1 बाय 1 समझते हैं इन 10 प्रिंसिपल्स में क्या क्या आता है। सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल को शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि टोटल 10 प्रिंसिपल हमको पढ़ने हैं, ये इसी ऑर्डर में पढ़ने हैं। यानी अगर पहला प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड है तो आपको पहला प्रिंसिपल यही याद करना है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी, अगर आप BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, कहीं पे आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो आप जब भी प्रिंसिपल करके हेडिंग बनाओगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का प्रिंसिपल क्या है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल शुड बी प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। कभी भी फर्स्ट की जगह आप सेकंड वाला नहीं लिख सकते। इसको हमें इसी सीरीज़ में याद करना है, इसी जो प्रॉपर सीरीज़ बनी है इसी सीरीज़ में हमको ये प्रिंसिपल्स को रिवाइज करना होगा और लिखना भी इसको इसी तरीके से है। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, यानी लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है उस चीज़ को पकड़ के हम उसी की ज़रूरत को पूरी करने में लग जाएंगे। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन में। हम जो भी हमारे एक्सटेंशन वर्कर्स होते हैं वो सबसे पहले जब फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंगली वो वर्क करते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल है कल्चरल डिफरेंस का, ठीक है। कल्चरल डिफरेंस जो होता है वो उनके कल्चरल बैकग्राउंड पे हिसाब से अलग अलग चीज़ें पे निर्भर करता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, कितने लोग उस काम में, उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर हम लोगों से उनकी कल्चर के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, यानी हम किसी विलेज में जा रहे हैं, वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल चीज़ें हैं, उनके बारे में अगर थोड़ी बहुत हमें नॉलेज है, और फार्मर जो हमसे कभी इंटरेक्ट नहीं करता, हम उनसे अगर उनकी थोड़ी कल्चर के बारे में जाने, उनको समझाएं, उनसे पूछें, तो हम क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। लोग हमारी बातों में इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि हम उनके कल्चर में इंटरेस्ट लेंगे, तो हमारी जो बातें होंगी वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे, तो दैट इज़ वाई उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाता है। देन आफ्टर दैट द प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी में क्या होता है, ये एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल होते हैं, कोई भी इनको ईजिली इनके साथ अडेप्ट कर लेता है। देन फिफ्थ इज़ द ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मीन्स प्रोग्राम फिट्स विद द लोकल कंडीशन सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल पार्टिसिपेट। जो भी लोकल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजंस लेने हैं। हम किसी विलेज में गए हैं, उस विलेज में कौन कौन से लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन से नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं। सपोज़ कोई विलेज है, वहाँ पे काऊ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, काऊ बफेलो कैटल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो इट इज़ बेटर कि वहाँ पे हम उनका जो डंग होता है उससे मैन्योर बना सकें, कंपोस्ट बना सकें, ठीक है। इस तरह से हम लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनको यूज़ करके फार्मर को प्रॉपर चीज़ों का जो नॉलेज है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दैन लीडरशिप प्रिंसिपल। अब क्योंकि हम एक ऐसे विलेज में गए हैं जहाँ पे ना ही लोग हमें जानते हैं ना ही हम लोगों को जानते हैं, तो इट इज़ बेटर कि वहाँ पे किसी एक इंसान से हम अच्छे से बात करें और उसी को एक लीडर के तौर पे, एक जो लोकल लीडर होता है, अभी मैंने आपको बताया लोकल लीडर का एक नाम और होता है, दैट इज़ ले लीडर। लोकल लीडर को ले लीडर भी कहा जाता है, तो हम एक लोकल लीडर चुने, एक जिसको ले लीडर कहा जाता है। लोकल लीडर क्या करेगा, जब हम किसी की बात को समझाते हैं तो एक लोकल लीडर क्या करेगा, उन बातों को समझेगा, और जो उसके बाकी लोग कनेक्टेड होते हैं, बाकी का जो ग्रुप है जो लोकल लीडर को अच्छे से जानते हैं, लोकल लीडर अपनी बातों को उनको ट्रांसफ़र ईजिली कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक लीडर को चूज़ करें। देन आफ्टर दैट होल फैमिली प्रिंसिपल। होल फैमिली प्रिंसिपल का मतलब है प्रोग्राम इज़ यूज़फुल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। फैमिली के जो हर एक मेंबर है, प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए वो सबके लिए यूज़फुल हो।
मतलब उससे कोई नॉलेज जनरेट हो रही है तो सबके लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। दैन प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, क्योंकि यहाँ पे फैमिली की बात करिए, फैमिली पार्टिसिपेट करी तो कॉपरेशन तो होगा, ठीक है। रूरल पीपल कॉपरेट विद ईच अदर, सब एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा विलेज जो है, ब्लॉक है, उनका डेवलपमेंट होता है। 9th वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब हम कोई भी एक्सटेंशन वर्कर कहीं विलेज में जाके लोगों के संग इंटरेक्ट करता है, अपनी नॉलेज को उनको समझाता है, उनको ट्रांसफ़र करता है, और एट लास्ट जो एक्सटेंशन वर्कर है वो क्या चाहता है, एक्सटेंशन वर्कर वही चाहेगा कि जो भी मैंने एक विलेज को नॉलेज दी है वो सक्सेसफुल इनको ट्रांसफ़र हो गई हो। जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तभी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है दोनों साइड से होना चाहिए, एक्सटेंशन वर्कर भी सेटिस्फाई होना चाहिए और जो विलेज होते हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ होता है जिसको हम नॉलेज देने जा रहे हैं वो भी सेटिस्फाई होना चाहिए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, सब कुछ करने के बाद जब हम सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, इवन हमें क्या करना होता है, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, हर चीज़ को इवैल्यूएट करना होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, टू नो द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द प्रोग्राम। हमने जो प्रोग्राम कंडक्ट कराया था उसमें क्या मेरिट थी और क्या डीमेरिट थी। अगर कुछ डीमेरिट होंगी तो हम ट्राई करेंगे उनको रिसॉल्व कर सकें, ठीक है। उसकी प्रॉपर एनालिटिकल स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। देयरफॉर इट नीड्स अ कांस्टेंट इवैल्यूएशन। तो हमें इवैल्यूएशन कैसे रखना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब मैंने आपको जो इतने सारे प्रिंसिपल बताए हैं, इन प्रिंसिपल के बीच बीच में हमको इवैल्यूएशन भी करना है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल है इंटरेस्ट एंड नीड, तो एक बार हमें इंटरेस्ट और नीड जानने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना है कि हमने सही इंटरेस्ट को कैचअप करा है, ठीक है। तो ये होते हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स। अब आते हैं बेसिक फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन पे। तो यहाँ पे बेसिक फिलॉसफी एक्सटेंशन में भी 11 पॉइंट्स आते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज सेल्फ हेल्प। एक्सटेंशन में हमें अपनी खुद की हेल्प करनी होती है, ये एक फिलॉसफी होती है। पीपल आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स। यहाँ पे हमारे जो सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स माना गया है वो लोगों को माना गया है, जिसको बोलते हैं हम HR, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स। प्रोग्राम ऑफ चेंज, कोऑपरेटिव एफर्ट रहते हैं लोगों के, ठीक है। देन डेमोक्रेटिक नेचर, डेमोक्रेटिक नेचर होगा, जैसे हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी है तो वैसी डेमोक्रेटिक नेचर होगा। मींस पीपल, डेवलपमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोग अपना विकास करेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। वो चैनल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यहाँ पे नॉलेज भी दी जाएगी और एक्सपीरियंस भी गेन होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स आर ब्रॉट टू द लैबोरेटरी। फार्म में कोई प्रॉब्लम आई है, सपोज वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा बेकार है या फिर कह सकते हैं न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, हमने सॉइल सैंपल लिया, लैब में जाके टेस्ट करके कौन सा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है और बाद में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा फार्मर को कि हाँ उसमें अगर नाइट्रोजन डेफिशिएंट है तो आप यूरिया डालो, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर स्प्रे करो, ठीक है। प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन क्रिएटिंग इंटरेस्ट बाय सीइंग एंड डूइंग। लोगों को जो इंटरेस्ट आता है वो कैसा आएगा, बाय सीइंग एंड डूइंग। जब हम कोई चीज़ देखते हैं और देखने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं या फिर उसको करके देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप स्कूल टाइम में, जब हम स्कूल टाइम में अगर आपके पास साइंस थी तो साइंस में क्या होता है, जो भी हम प्रैक्टिकल्स होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं तो पहले हमको हमारी टीचर करके दिखाती है, हम उनको देखते हैं, उसके बाद देखने के बाद हम खुद से भी ट्राई करते हैं डूइंग, तो हमें समझ में आता है ज़्यादा अच्छे से। देन देयर इज़ अ वॉलंटरी कॉपरेशन, कोऑपरेटिव पार्टिसिपेशन वॉलंटरी रहता है यहाँ पे भी। अभी स्टार्टिंग में देखा था अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा है तो अभी हम ज्वाइन कर सकते हैं। परसुएशन एंड एजुकेशन ऑफ द पीपल। देन प्रोग्राम इज़ बेस्ड ऑन द एटीट्यूड एंड द वैल्यूज़ ऑफ द पीपल विद हुम इट्स वर्क। हम कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनका एटीट्यूड कैसे, उसके हिसाब से हमारा जो प्रोग्राम है वो भी चलता है। एंड इट नेवर एंडिंग प्रोसेस, इम्पॉर्टेंट है। नेवर एंडिंग प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक तरह की एजुकेशन है और एजुकेशन जो होती है, जैसे स्कूल कॉलेज की एजुकेशन तो एक पर्टिकुलर एज तक ही हम कर सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप हमारा होता है, उस टाइम पे हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन जो एक्सटेंशन एजुकेशन है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ हमारी चलती रहती है, दैट इज़ व्हाट इज रिफर्ड एंड नेवर एंडिंग प्रोसेस।